चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हुई थी उसमें बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हुए थे। अब आज की जो आपकी क्लास होगी, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद डिस्कस की थी नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन को ड्राइव किया था हाफ रिएक्शन के लिए और फुल सेल रिएक्शन के लिए। अब देखते हैं आपकी जो नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन यूज़ क्यों होती है? नर्स इक्वेशन यूज़ की जाती है जब सॉल्यूशन क्या हो जाए, बहुत डाइल्यूट हो जाए। तो आपने नर्स इक्वेशन जो आपने ड्राइव की थी वो नर्स इक्वेशन आपकी क्या है, ई नोड सेल माइनस 0.0591 एन log Q। ये आपके पास नर्स इक्वेशन थी जो आपने कल ड्राइव की थी हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी और फुल सेल रिएक्शन के लिए। नर्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखिए नर्स इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन थी कि नर्स इक्वेशन की आपकी जो एप्लीकेशन थी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि नर्स इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको अटेम्प्ट किस तरह करने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास एक रिएक्शन दी गई है, जिंक सॉलिड कॉपर 2+ एक्वा, जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोलर। Zn+2 एक्वास, जिसके आपको कंसंट्रेशन 0.01 मोलर एंड कॉपर सॉलिड, जिसमें आपको वैल्यू गिवन होगी Zn+2 एक्वस से Zn सॉलिड आपके पास गिवन -0.74। सेकंड आपके पास वैल्यू गिवन है कॉपर 2+ एक्वस से कॉपर सॉलिड की वैल्यू आपको गिवन है 0.34। अब आपके पास इस सेल के लिए आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, यानी कि जो आपको गिवन सेल रिएक्शन दे रखी है उस गिवन सेल रिएक्शन के लिए आपको ई सेल कैलकुलेट करना है नर्स इक्वेशन की हेल्प से। अब देखिए आपको जो आपको रिएक्शन दी गई है इस रिएक्शन की हेल्प से आपको नर्स इक्वेशन कैलकुलेट करना है। अब आपके पास नर्स इक्वेशन, सबसे पहले तो नर्स इक्वेशन आपके पास होती क्या है, ई सेल ई नोड सेल 0.0591 log Q। Q क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको इस गिवन सेल रिएक्शन के लिए आपको इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप इस सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए n क्या है आपके पास, जिंक सॉलिड से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपका जो जिंक सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आपके पास जिंक की कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। अब देखिए जिंक का इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन। और जिंक का आपको गिवन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एटॉमिक पे, तो आपको साइन क्या है, क्योंकि जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो आपको पास यहाँ क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, तो आप क्या लिख सकते हो 0.74। आपके पास देखिए कॉपर 2+ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर 2+ एक्वस है, जिसके आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। अब देखिए इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको गिवन वैल्यू किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। आपके पास वैल्यू कितनी है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से इजीली सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है, Zn+2 Zn सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में। यहाँ पे यूज क्या करेंगे,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ए, कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो आपको जिंक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.74, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.34। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपको ई नोड सेल की भी वैल्यू आपके पास आ गई 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एन की वैल्यू आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी है। अब क्यू क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। देखिए प्रोडक्ट में कौन है, Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, यानी कि Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन, और आपके पास Zn+2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी गिवन है 0.0 मोलर, और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी गिवन 0.1। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10⁻⁻1। एक मिनट, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म देखिए, आप इसे डायरेक्ट ही फॉर्मूले में रख के सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए आपके पास कितनी है 2, ई नोड की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आप नर्स इक्वेशन में ही वैल्यू को पुट आउट कीजिए, ई नोड सेल की वैल्यू आपके पास 0.08 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 log। अब देखिए Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है 0.01 मोलर, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी गिवन है 0.1 मोलर। अब देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे, यहाँ इधर देख लीजिए कि 0.01 है 0.1 है, तो इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे इस डेसिमल को यहाँ पे 20, तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल हुई, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1/10। अब ये जो 10 जाएगा तो आपका 10 क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, 1/08 माइनस 0.0591 2 log 10⁻⁻1। अब देखिए जब भी आपके पास 10 log 10⁻⁻1 होती है तो ये पावर क्या आ जाती है आपके पास, पहले तो आपके पास वैल्यू 0.18 0.0591 2 -1 log 10 log 10। अब देखिए इस माइनस से यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.08 प्लस 0.0591 अपॉन 2। जब आप इसे कैलकुलेट करें तो आपकी वैल्यू 1.2 के समथिंग आएगी। तो नर्स इक्वेशन से आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके बाद नर्स इक्वेशन का जो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो उसके बाद आएंगे जब आपके PYQ डिस्कशन होंगे। अभी तो आपका जो थोड़े वाला सेशन है सबसे पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन PYQ के साथ आएंगे। अब देखते हैं कि आपके नर्स, ये आपका एग्जाम्पल था कि आप नर्स इक्वेशन के, अगर नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो, किस तरह की आपकी थिंकिंग होगी। अब आपके पास एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन, application of नर्स इक्वेशन। जो आपके नर्स इक्वेशन की फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो फर्स्ट आपकी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि आपको नर्स इक्वेशन की हेल्प से किसका कैलकुलेशन करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ
बैकवर्ड, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो आपका ई सेल होता है वो क्या होता है, जीरो। ई सेल क्या होती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो इक्विलिब्रियम पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आपके पास नॉट इक्वेशन क्या थी, ई सेल ई नोड सेल माइनस 0.0591 एन log क्यू। अब आपके पास क्या होता है, क्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यू की जगह आप यूज कर सकते हो के इक्विलिब्रियम की, क्योंकि के इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास वो आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए आप क्यू की जगह में किसका यूज करते हो, के इक्विलिब्रियम का। तो आपके पास इस सेल की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो। ई नोड सेल 0.0591 एन लो के क्यू की जगह आप क्या लो के इक्विलिब्रियम। तो आसानी से हम यहाँ लो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास लो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या, एन इंटू ई नोड सेल 0.0591। तो आपका ये क्या है, लो के इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये वैल्यू आपकी लो के इक्विलिब्रियम की है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास यहाँ से है 10 की पावर n माइनस ई नोड सेल 0.0591। तो आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है ये नॉट्स इक्वेशन की कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी होती है जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे एंथैल्पी हुआ आपका, एंट्रोपी हुआ, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमने सेल पोटेंशियल डिस्कस किया था, आपका जो सेल पोटेंशियल जब हमने सेल पोटेंशियल डिस्कस किया था, तो सेल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो सेल पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल रिएक्शन, यानी कि फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन के लिए भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या आप इलेक्ट्रोड आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन, यानी कि एक तो आप ऐसे रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। या आप ऐसे रिएक्शन के लिए भी सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है जिंक सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। आपके लिए मान लो इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका सेकंड है कॉपर 2+ एक्वस है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। इसके सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है ये होल। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास रिएक्शन क्या मिलेगी, जिंक सॉलिड है, कॉपर 2+ एक्वस है, कॉपर सॉलिड, Zn+2 एक्वस। अगर आप ऐसे सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप किस तरह इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली से क्या है, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर आप कह सकते हो ई एनोड। यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, प्लस ई कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पे किसका यूज करें, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो आप इससे आसानी से क्या है वैल्यू कैलकुलेट, जैसे आपको इसी तरह जिंक है Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका जिंक का क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप क्या एक्स प्लस
यहाँ पे क्या है, कॉपर प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप क्या है वाई, तो आपका जो यहाँ इसे इजीली से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो उस सेल रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। सेकंड मेरे पास रिएक्शन है कि Fe2+ है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। इसके मान लो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास दे रखी है x1, इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आपके दे रखी है y2। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए Fe से Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ऐसे सेल रिएक्शन के लिए मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अब देखिए हो क्या रहा है इस रिएक्शन के, यानी कि इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसे क्या मानूं, E1, इसे क्या मानूं मैं E2, और मुझे E3 की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता कि आसान से कैलकुलेट हो रहे थे। अब मुझे 2 रिएक्शन दे रही है, मुझे तीसरे रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि आपका ई सेल क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि आपका जो ई होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई सेल आपका जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ई सेल आपका क्या है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऐसे प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपके क्या ई सेल को तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आपका जो डेल्टा जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप उसका यूज़ करके इजिली से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके पास है, ये मेरे पास रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन 2 और ये रिएक्शन 3। तो मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E3 की वैल्यू, तो आप इसे कहते हैं डेल्टा G3, डेल्टा G1, डेल्टा G2। अब डेल्टा G आपके पास होता क्या है, आपके पास डेल्टा G क्या होता है, -NFE सेल। अब देखिए डेल्टा G3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, डेल्टा G किससे ऐड, क्योंकि जब दोनों को ऐड करें आपके पास क्या रहा है, डेल्टा G3, तो आपके पास क्या है, डेल्टा G3, डेल्टा G1, डेल्टा G2। तो डेल्टा G की वैल्यू क्या है, N3F E सेल, N1F E सेल, N2 F E सेल। अब देखिए आपके पास मुझे इसमें से कैलकुलेट करना है कि N3, और अब देखिए प्लस माइनस आपके पास क्या हो गया, माइनस, तो मेरे पास जो डेल्टा E3 की वैल्यू आएगी, जो डेल्टा E3 की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, E1 E2 और E1 N1 E2 N2 और N3। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसी तरह आसानी से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट। अब देखिए E1 की वैल्यू आपके पास क्या है, E1 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस E2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, E2 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1, और N3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। तो आप इसका यूज़ करके आसानी से E3 की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करते हो। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए ये, क्योंकि थोड़ा इसका डिस्कशन बाद में करेंगे जब PYQ होंगे, अभी तो बस इसे यहीं तक ही ख़त्म करते हैं। अब आपका अगला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। ये तो आपको एक रफली आइडिया दिया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप इसे ईजिली से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी सब PYQ में देखेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर आप ले
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले आपका जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हाफ सेल। टाइप ऑफ हाफ सेल, या आप कह सकते हो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप ऑफ, आपके कितने तरह की हाफ सेल हो सकते हैं, कितने तरह के आपके इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, वे डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहला इलेक्ट्रोड होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अब ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल क्या होता है, इसे डिस्कस करते हैं। सेकंड होता है आपका गैस आयन हाफ सेल, फिर आपका होता है इनके गैस इलेक्ट्रोड होता है गैस आयन हाफ सेल, फिर मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट आयन, फिर क्लोमर इलेक्ट्रॉन होता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होता है। तो आपके कुछ टाइप के सेल है, इन्हें डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेल है, आपके पास ये होता क्या है कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन फिल किया है, आपके इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। इस कंटेनर में मैंने एक मेटल की रोड को डिप किया है इसी के साल्ट के सॉल्यूशन में। जिस तरह आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि जिंक मेटल की रोड थी, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या थी डिप, उसी तरह आपका क्या मेटल मेटल हाफ सेल क्या होती है कि आपके पास एक मेटल के इलेक्ट्रोड है, उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में आपने उस मेटल को क्या करा, डिप किया है। अब ये क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोड आपके पास है तो एनोड की तरह किस तरह वर्क करेगा, यानी कि एनोडिक कंपार्टमेंट पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोडिक कंपार्टमेंट पे इस पर क्या रिएक्शन होगी। तो इसे देखते हैं कि एट एनोड या फिर कह सकते हो एट एनोडिक कंपार्टमेंट। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या है कि जो मेटल Mn+ आयन है कि जो मेटल सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल Mn+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है n इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। क्योंकि यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन की रिएक्शन आपके पास मेटल के Mn+ मेटल एक्वस मेटल है, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस पे जा रहा है, मेटल सॉलिड में। तो आपकी रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की रिएक्शन है। अब देखिए इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं एनोड की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं या मैं कैथोड की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं, तो एनोड में क्या हो रहा है कि M सॉलिड मेटल है, M सॉलिड मेटल है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल N+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैथोड में क्या है कि मेटल Mn+ है, मेटल Nn+ एक्वस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल सॉलिड में। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपके फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल इलेक्ट्रोड कि मेटल का ही आपके पास रोड होगी और उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप होगी। तो उसी मेटल के ऑक्सीडेशन में क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन में क्या रिएक्शन होगी, यानी कि एनोडिक कंपार्टमेंट वाली रिएक्शन क्या होगी, कैथोडिक कंपार्टमेंट पे रिएक्शन की होगी। तो आपकी ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है। सेकंड हाफ सेल या सेकंड इलेक्ट्रोड को डिस्कस करते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। अब देखिए गैस आयन इलेक्ट्रोड या गैस आयन हाफ सेल होती क्या है, आपके पास ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक प्लेटिनम मेटल का एक रोड और यहाँ पे क्या लगाई है, एक जाली लगी है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका किसका है,
मेटल N प्लस आयन का, और यहाँ से मुझे हाइड्रोजन गैस इसमें क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ। तो ये आपका क्या है, एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है या गैस आयन हाफ सेल है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एक H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें एक प्लेटिनम का रोड है और आपने एक प्लेटिनम की जाइल लाइट है। तो ये हाइड्रोजन एनोड की तरह किस तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह किस तरह बिहेव करेगी, यानी कि एनोडिक कंपार्टमेंट वाली रिएक्शन क्या होगी, और कैथोडिक, यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को एनोड कंपार्टमेंट पे लगाऊँ तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो उसकी क्या रिएक्शन होगी। तो अब देखिए इस तरह, तो आपके पास एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन, तो एनोडिक कंपार्टमेंट वाली रिएक्शन क्या होगी, आपका जो हाइड्रोजन गैस है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, इनकी हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होगी, H प्लस आयन एक्वस में कन्वर्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, आप क्या लिख सकते हो, हाफ, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इसमें एनोडिक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप एट कैथोड, तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, कि आपका अपोजिट रिएक्शन कर दीजिए कि H प्लस आयन है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपकी रिएक्शन किसकी है, कैथोड की रिडक्शन रिएक्शन है। तो आपको इस तरह आपके गैस आयन इलेक्ट्रोड होते हैं, गैस आयन हाफ सेल हो सकती है, आपका हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल भी हो सकती है, क्लोरीन गैस आयन हाफ सेल भी हो सकते हैं। अब देखिए इस सेल को आप रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, एनोड कैथोड। अब देखिए एनोड पे क्या आ रहा है कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है किस में कन्वर्ट हो रही है, H प्लस आयन में। अब देखिए आपकी जो प्लेटिनम वायर है वो आपका यहाँ पे यूज हुआ है Pt, तो आपकी रिएक्शन किसकी होगी, एनोड की। अब देखिए आपकी क्या है, H प्लस आयन है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में, और वायर क्या है आपका, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो आपकी ये कैथोड की रिप्रेजेंटेशन हो गई है एनोड की। अब देखिए जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। अब देखिए आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड हुए हैं कि एटेनोड गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। अब सेकंड है मेटल इंसोल्युबल साल्ट अनायन हाफ सेल। जो आपकी थर्ड टाइप की मेटल इंसोल्युबल अनायन हाफ सेल, मेटल इंसोल्युबल अनायन हाफ सेल। अब ये मेटल इंसोल्युबल अनायन हाफ सेल क्या होती है कि मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक Ag यानी कि Ag मेटल का क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है, और इस सॉल्यूशन इस कंटेनर में मैंने KCl का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, यानी कि KCl का इस कंटेनर इस सेल में क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और इस रोड के पास मैंने AgCl का पेस्ट लगाया है। अब देखिए इस तरह का अगर आपका इलेक्ट्रोड है इस तरह का अगर आपका इलेक्ट्रोड है तो आपका एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर इस इलेक्ट्रोड को लगा दिया तो कैसी रिएक्शन होगी, कैथोडिक कंपार्टमेंट में अगर इस तरह के इलेक्ट्रोड को लगा दिया तो आपकी कैसी रिएक्शन होगी। अब देखिए एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट एट एनोड एनोड पे आपकी क्या रिएक्शन होगी, आपके देखिए AgCl है, यानी कि अब इसे मेटल है तो Ag इंसोल्यूबल साल्ट AgCl और अनायन आपका क्या है Cl माइनस। अब एनोड पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो आपका जो AgCl है वो आयनाइज होता है Ag प्लस
और Cl माइनस में। एट एनोड यानी कि एनोड पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो एनोड पे आपकी किस टाइप की रिएक्शन होगी, जो आपका Ag है वो ब्रेक डाउन किस में होगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो सबसे पहले आपकी ये आपकी सेम रिएक्शन ऊपर हुई है। सबसे पहले आपका होता क्या है, जो Ag सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो यहाँ पे Ag का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपका जो Ag प्लस है Cl माइनस से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, AgCl में। अब देखिए आपकी एनोड वाली रिएक्शन आपके पास क्या होगी, Ag प्लस से Ag प्लस कैंसल आउट हो रहा है, तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, Ag सॉलिड है, Cl माइनस AgCl। तो आपकी रिएक्शन कौन सी है, एनोडिक कंपार्टमेंट वाली रिएक्शन है। अगर एट कैथोडिक कंपार्टमेंट, इस साइड लिख रही हूँ मैं, एट कैथोड, एट कैथोड। अब कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। अगर इसे मेटल इनसॉल्युबल साल्ट को कैथोड पे लगा दिया जाए तो किस तरह की रिएक्शन होंगी, जो आपका AgCl है वो ब्रेक डाउन किस में, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो सबसे पहले जो आपका Ag प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। अब देखिए Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag से आपके क्या हो रहे हैं, Ag कैंसल आउट हो रहा है, तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, जो आपका AgCl है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस में, Ag सॉलिड और Cl माइनस में। तो आपकी एनोड की रिएक्शन है, ये आपकी किसकी है, कैथोड की रिएक्शन है। अब देखिए मैं इस कैथोड वाली रिएक्शन को यहाँ पे लिख रही हूँ कि AgCl है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास क्या है, देखिए AgCl से कंप्लीट साइड रिएक्शन होगी, AgCl से AgCl कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका क्या है, Ag सॉलिड है, अब Cl माइनस से आपका क्या है, Cl कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए एक मिनट, आपकी दोनों सेल रिएक्शन हुई थी, Cl माइनस AgCl। अब इन सेल रिएक्शन को मुझे क्या, इन सेल रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि किस तरह इन सेल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgCl, यानी कि जो आपका Ag सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgCl में, और अनायन आपका कहाँ पे रहेगा, यहाँ। तो आप एनोड में इस तरह से इस सेल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो एट कैथोड, यानी कि कैथोड वाली रिएक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो आपका AgCl है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, और आपका यहाँ अनायन क्या है, Cl माइनस। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपके 3 टाइप के आपके इलेक्ट्रोड हुए हैं। अब 4 टाइप के इलेक्ट्रोड को डिस्कस करते हैं, क्लोमल इलेक्ट्रॉन। क्लोमल इलेक्ट्रोड। अब ये क्लोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है, मार्क कर दीजिए। अब ये क्लोमल इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने, ये आपका क्या है, प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर होता है जो आपका क्या है, वायर भी होता है, और आपका प्लेटिनम क्या होता है, इलेक्ट्रोड। अब इस सॉल्यूशन में मैंने सबसे नीचे यानी कि लोअर सरफेस पे मरकरी को फिल किया, यानी कि सबसे नीचे के, हाँ मार्कर चेंज कर, सबसे नीचे मरकरी लिया, और यहाँ पे आपको आपके जो सॉल्यूशन लिया है इसके ऊपर Ag2Cl2 का, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है आपने
KCl का यहाँ पे आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया है, इसमें फिल किया है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, K पॉजिटिव और Cl माइनस का, और आपका ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। तो आपका जो ये क्लोमर इलेक्ट्रोड होता है, क्लोमर इलेक्ट्रोड की एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन होगी, यानी कि एट एनोड, एनोड पे इसकी रिएक्शन क्या होगी, और कैथोड की एट कैथोड, कैथोड पे इसकी रिएक्शन क्या होगी। अब देखिए एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका जो सबसे पहले Ag2Cl2 है वो ब्रेक डाउन किस में होगा, 2 प्लस Ag2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक डाउन होगा। तो सबसे पहले आपका होता क्या है कि आपका जो एट एनोड पे Ag है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, Ag2 पॉजिटिव में, Ag2 पॉजिटिव में। और आपका जो Ag2 पॉजिटिव है सिल्वर 2Cl माइनस से रिएक्शन क्या बना लेता है, Ag2Cl2। तो आपकी रिएक्शन किसकी हुई है, आपकी एनोड की। देखिए Ag2 से Ag2 आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या है, 2Ag2Cl माइनस आपका क्या बना है, Ag2Cl2। तो ये रिएक्शन आपकी किस में होती है, एनोड पे रिएक्शन होती है। अब कैथोड पे आप कैथोड पे आपकी रिएक्शन होगी एट कैथोड, यानी कि आप देखिए कैथोड पे होने वाली रिएक्शन अब देखिए एट कैथोड, कैथोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, यानी कि जो आपका Ag2Cl2 है वो किस में रहेगा, Ag2 प्लस और 2Cl माइनस। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, जो आपका Ag2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका जो 2Ag है Cl माइनस से रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा, Hg2Cl2। तो आपकी रिएक्शन किसकी होगी, अब देखिए आपका हो गया क्या, यहाँ से एक मिनट, जो आपका Hg2 प्लस Cl2 है वो आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag और 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन किसकी है, कैथोड की रिएक्शन आपकी किसकी है, एनोड की रिएक्शन है। अब देखिए आपके आप देखिए आपकी ये एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन है। तो 4 टाइप के इलेक्ट्रोड आपके डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि 4 टाइप के आयन आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आपकी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है वो है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब, रेडॉक्स आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि उसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो, उसी मेटल का क्या हो, रिडक्शन हो। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होता क्या है कि मेरे पास ये कोई एक सेल है, इस सेल में मैंने इलेक्ट्रोलाइट Fe+2 और Fe3+ का, और इसमें क्या क्या है, एक प्लेटिनम वायर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह के आपके इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एट एनोड पे क्या होता है कि एनोड की रिएक्शन आपकी क्या होगी कि जो Fe है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करके, लॉस करके। अब देखिए आपका जो एट कैथोड में आपका क्या होगा, जो आपका Fe3+ है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका किस में है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब आपके देखिए
अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पे आपका होता क्या है कि एट एनोड जो आपका Fe2+ है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब आपके एट कैथोड में होता क्या है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें उसी मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उसी मेटल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपका जो Fe3+ है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका किस में करना, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये सॉलिड 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 सॉलिड। अब देखिए Fe2+ से Fe2+ कैंसिल हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका क्या कि Fe3+ से Fe3+ कैंसिल हो रहे हैं। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है कि रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड। अब आपकी डिस्कस करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना। अब आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि एक सीरीज बना दी गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज बना दी गई है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज आपके एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में बताती है, किस एलिमेंट का रिडक्शन होगा, यानी कि जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका एसआरपी क्या होगा कम होगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है एक ऐसी सीरीज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे एलिमेंट की एक सीरीज बना दी गई है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपकी जो ये सीरीज है लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक होती है। तो आपके पास देखिए लिथियम, ये आपकी क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या आप इस तरह हम देखिए इस सीरीज में होता क्या है कि आपके जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि जो एलिमेंट आपके हाइड्रोजन से ऊपर है उनका जो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और जो एलिमेंट आपके हाइड्रोजन से नीचे है उसके जो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आपके पास ये आपकी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यानी कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगे उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब होता क्या है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है। और जो एलिमेंट आपकी क्या है हाइड्रोजन से नीचे है उसकी टेंडेंसी रिडक्शन की होती है। अब देखिए अगर आप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज lie in above the hydrogen SRP की वैल्यू आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब सेकंड आपका पॉइंट होगा इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट लाई इन अबाउ द हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है उनका हमेशा क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट लाई इन ब्लू द हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखिए जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है उनकी टेंडेंसी उनकी यानी कि टॉप टू बॉटम आप कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम आपकी जो
अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपकी क्या होगी, रिडक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, यानी कि टॉप टू बॉटम आपके क्या है, एसआरपी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन। तो उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आपकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आपकी जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपकी कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ फैक्ट हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल क्या होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। और आपकी जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। और आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल एक ऐसे सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, और जो रिएक्शन होगी वो किसी एक्स्ट्रा सोर्स, जो रिएक्शन के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में जो सबसे टॉपिक बनते हैं कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या है, कैथोड का प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहला केस 1 लेते हैं, केस 1। अब देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपकी क्या होती है, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग कंटेनर में होती है, रिडक्शन की रिएक्शन अलग कंटेनर में होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में आपका क्या होगा, एक ही कंटेनर होगी, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा, एक ही कंटेनर में आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रोड है, अब ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम के। प्लेटिनम क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को NaCl यानी कि NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया है, NaCl का क्या लिया है, मोल्टन सॉल्यूशन लिया है। अब देखिए सॉल्यूशन में जाते ही जब मैंने NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है और दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के थ्रू एक बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी कि एनोड पे प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपका ये इलेक्ट्रोड को मैंने नाम दिया है एनोड और इस इलेक्ट्रोड को मैंने नाम दिया है कैथोड। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे कैसा साइन होता है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एनोड पे कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। अब कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो देखिए एट एनोड यानी कि NaCl की कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मोल्टन। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपने पहले भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें करंट क्या हो सके, इजीली पास आउट हो सके। अब देखिए मोल्टन NaCl लिया है तो एट एनोड। अब देखिए एनोड पे हमेशा क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले ही बताया था कि आपके दोनों वर्ड यूज होंगे, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे आपका कौन जाएगा,
Cl माइनस। अब आपके पास कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम प्लस, क्योंकि अभी सिलेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अब NaCl को क्या लिया है, मोल्टन लिया है। तो एनोड पे कैसा साइन होता है, पॉजिटिव, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे कौन जाएगा, जो Cl माइनस है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब एट कैथोड, अब आपके कैथोड पे होगा क्या कि जो सोडियम प्लस आयन है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये आपकी क्या कैथोड की रिएक्शन है, ये आपकी क्या एनोड की रिएक्शन में, यानी कि एनोड प्रोडक्ट क्या है, एनोड पे आपकी कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस, और आपका कैथोड का प्रोडक्ट क्या है, कैथोड प्रोडक्ट वो आपका क्या है, सोडियम मेटल है। अब देखिए हाफ सेल रिएक्शन आपकी है, हाफ सेल रिएक्शन तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, तो आपके पास फुल सेल रिएक्शन क्या होगी, Na पॉजिटिव Cl माइनस नेगेटिव, आपका क्या बनेगा, हाफ Cl2 और Na, ये आपकी क्या होता है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये तो आपका केस था इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में कि मैंने क्या लिया है, मोल्टन NaCl लिया है। अब आपके पास अगला देखते हैं कि अगला आपका जो है वो मैं एक्वस NaCl ले रही हूँ, तो आपके पास एनोड का प्रोडक्ट। अब देखिए आपका जो मैं अगर केस 1 में मैंने लिया था कि मोल्टन NaCl लिया था, अगर मैं केस 2 की बात करूँ, यानी कि केस 2 10 मिनट, केस 2 में अगर मैं आपके पास, मेरे पास क्या है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल किया है, तो मेरे पास ही सेल है, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड आपका ये है, सेकंड इलेक्ट्रोड आपका ये है, किस, वो भी किसके, प्लेटिनम मेटल के, और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है एक्वस NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब आपके पास दोनों वायर को मैंने किससे, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है आपस में। ये आपका क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोड आपका क्या है, कैथोड नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास में Na पॉजिटिव, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड का आपके पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए आपके पास कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी आपके यहीं पे आती है, मोल्टन स्टेट में कोई सिलेक्टिविटी नहीं है आपके पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी आएगी, एक्वस आपके पास क्या है, NaCl है, एक्वस आपके पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया है, तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी आती है। और यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं कि एनोड पे प्रोडक्ट, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, आपका कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एट एनोड, एट एनोड। अब देखिए एनोड पे कैसा साइन होता है, पॉजिटिव। अब आपके पास यहाँ पे देखिए H प्लस Cl माइनस निगेटिव है और OH, यानी कि एनोड पे या तो Cl माइनस जा सकता है या आपका क्या जा सकता है, OH माइनस। अब देखिए दूसरे एट कैथोड, यहाँ पे अब आपको सिलेक्टिव, कैथोड पे कैसा साइन होता है, नेगेटिव, तो कैथोड पे आपकी या तो सोडियम जा सकता है या आपका हाइड्रोजन प्लस जा सकता है। तो बात तो यहीं पे आती है कि एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी आपकी यहीं होती है। अगर आपका कंपैरिजन है कि Cl माइनस और OH माइनस में, तो आपका क्या होता है, जो Cl माइनस यहाँ पे क्या है, Cl माइनस का क्या होता है, SRP कम होता है इन कंपेरिजन टू OH माइनस, तो यहाँ पे OH माइनस क्या हो जाता है, आपका कैंसिल आउट हो जाता है। अब बात आती है सोडियम प्लस और H प्लस में, यहाँ पे आपके पास कैथोड पे कौन जाता है, हाइड्रोजन प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपका जो Cl माइनस था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ
Cl2 में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। तो आपका एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई है? क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे आपका क्या है? H+ है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका क्या इसमें चले जाएगा? H2। या तो आप इस रिएक्शन को इस तरह कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि Cl- है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 में। अब देखिए यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, क्योंकि एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे? 2 का। अब देखिए H+ है, किस में जा रहा है? हाफ H2 में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। अब आपका क्या है? H+ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे? 2 के। अब देखिए हाफ रिएक्शन ये है, हाफ रिएक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए? कैंसिल। तो आपके पास रिएक्शन क्या है कि 2Cl माइनस 2H+ और आपके पास क्या हुआ है? Cl2 और H2, यानी कि एनोड प्रोडक्ट आपके पास क्या है? एनोड प्रोडक्ट। एनोड पे आपकी कौन सी गैस लिबरेट हुई है? क्लोरीन गैस। मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। और कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या है? कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई है? हाइड्रोजन गैस। तो इसी को लेकर आपके यानी कि प्रोडक्ट को लेके ही आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। और इसी में एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में, तो उसी का रिडक्शन आएगा। यानी कि दो ही चीज आती है, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो उस कैथोड पे मान लीजिए कि आपके दो में कंपैरिजन है, तो आपको कैथोड पे उसे लेना जिसका एसआर पे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा है। और एनोड पे वही जाएगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम है। तो इस तरह आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है कि किस एलिमेंट का क्या रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो वो आंसर मिलता है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? क्योंकि एसआरपी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो आपका जो स्टैंडर्ड आपका रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है? वो इंक्रीज हो रही है। अब आपके पास ये आपकी थी इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं अब आपके पास इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसमें करंट, जिसमें आयंस क्या हो? 100% डिसोसिएट हो। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन में जिसमें जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाए। और इलेक्ट्रोलाइट आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड आपका हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मीनिंग तो ये है कि जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है? करंट इजीली से क्या हो सके? पास आउट हो सके। अब आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसमें जो आयंस हैं वो क्या 100% क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। यानी कि आयन क्या हो जाए? 100% कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन, यानी कि आयंस का क्या हो जाए? कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसमें जो आयंस है उसका क्या हो जाए? 50% क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, यानी कि पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ आयन। आयंस का क्या हो जाए? पार्शियली डिसोसिएट हो। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या कहलाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आयंस 100% डिसोसिएट हो जाए, यानी कि 100% आयनाइज हो जाए, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपका जो सॉल्यूशन में आयन है वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो आपका वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। मोस्टली सोचा था कि आपके 2 लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक आपके क्या हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलाइटिकल अभी ये डिस्कस हुआ है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस है, कोरलास लॉ है, फ्राडे लॉ है, बैटरी है। तो 2 क्लास में आपका ये नहीं हो पाएगा। जो आपकी 3rd क्लास होगी उसमें ही आपका ये सब क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास जो है रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस, जिसे डिनोट करते हैं आर से। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट के पाथ में क्या है, एक रुकावट का काम करती है रेजिस्टेंस, यानी कि अपोज द इलेक्ट्रिकल करंट, अपोज द इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करती है, अपोज करती है, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि वी क्या होता है, आई आर, ये आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ओम होती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि यहाँ पे एल क्या है, आपकी लेंथ ऑफ वायर, और ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेंथ के होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इनकी अगर लेंथ बढ़ रही है वायर की तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपका एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यानी कि अगर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपकी लेंथ बढ़ रही है तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आपके पास देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा L अपॉन A। अब यहाँ पे आपका क्या है, R क्या है आपका रेजिस्टेंस, L क्या है आपकी लेंथ ऑफ वायर, E क्या है रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, या आप इसे कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, आप इसे कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, आप इसे क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब देखिए आपके पास रेजिस्टेंस की, अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालूं, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, जब हमारे इलेक्ट्रोड की लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर हो और आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो आपके जो वो क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आप उस सॉल्यूशन की क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब देखिए आपके पास यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, RA अपॉन L, और L क्या होता है आपका सेंटीमीटर, A क्या होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और R की यूनिट आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो आपके पास क्या है, ओम, या आप कह सकते हो ओम, इस तरह भी कह सकते हो। तो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो देखिए आपके पास R की यूनिट आपके पास क्या है, ओम, एरिया की यूनिट आपके पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कहाँ कैंसल आउट हुआ, तो आपके पास इस पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। ये आपके पास किसकी यूनिट हुई है, रेजिस्टिविटी की यूनिट हुई है। रेजिस्टिविटी क्या है, जब आपके इलेक्ट्रोड की लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर और आपका एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट की आपको क्या बोलेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो आपका क्या रेजिस्टेंस हुआ है जो इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपके पास यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर, और आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको यूनिट देखकर ही आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो अब देखते हैं आपके पास ये फॉर्मूला आया था कि आपके पास R रो, आपके पास R
रो L अपॉन A। आपके पास ये फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था। अगर आप मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिखूँ 1 अपॉन R 1 अपॉन रो L अपॉन A, तो 1 अपॉन R क्या होता है आपके पास G, और 1 अपॉन रो क्या होता है आपके पास K, और L अपॉन A आपके पास क्या होता है G स्टार। अब G क्या होती है, G का मीनिंग होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। K का मतलब होता है आपकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और G आपका G स्टार होता है आपका सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हो सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि G K G स्टार। तो आपको कभी कभी ये फॉर्मूला आपको इस तरह भी मिल सकता है। अब आपके पास, या फिर आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि G K L अपॉन A। तो आपको कई तरीके से इस फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब होता क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट चीज है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल G से। कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि आप कंडक्टेंस कह सकते हो कि कंडक्टेंस क्या होती है 1 अपॉन R। कंडक्टेंस क्या होती है, जो हमारे सॉल्यूशन का यानी कि कंडक्शन इसलिए बताता है कि फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड की लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर क्या हो और वॉल्यूम क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपका क्या होगा कंडक्टेंस। और आपके पास कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो आपके पास क्या है G, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी ओम इनवर्स। यानी कि कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो आपके पास क्या है ओम इनवर्स। सेकंड होता है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता क्या है आपके पास, जो आपका कंडक्टिविटी क्या होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। अब रेजिस्टिविटी की आपके पास यूनिट क्या होती है ओम सेंटीमीटर। तो आपके पास कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोस्टली सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको कि यूनिट आपके पास क्या हो, अच्छी तरह क्लियर हो, क्योंकि मोस्टली एक फॉर्मूले से आप कंडक्टिविटी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस की भी यूनिट भी निकाल सकते हैं और सेल कांस्टेंट की यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास सेल कांस्टेंट होता क्या है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे डिनोट करते हैं जिस तरह से वो होता है आपको L अपॉन A। यानी कि जब आपके इलेक्ट्रॉन की लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर और आपके इलेक्ट्रोड का एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि लेंथ आपकी क्या हो 1 सेंटीमीटर और आपका एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे आप क्या कहेंगे सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की आपके पास यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके पास ये सारी चीज़ डिस्कस हुई कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी को क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है। अब आपके पास कुछ थोड़े से टॉपिक रहे हैं, जैसे एक मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं, कोर लॉस क्या है, फ्राडे लॉ है और लास्ट में आपका है बैटरी। बस आपके 4-5 टॉपिक रहे हैं, इसे डिस्कस करेंगे PYQ के साथ, क्योंकि आपकी क्या है बैटरी तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन आपके जो मोलर कंडक्टेंस है, कोर लॉस लॉ है, फ्राडे लॉ है, आपके लिए से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसे डिस्कस कर लेंगे आपकी 3rd क्लास में। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है आपकी। अब आपके पास इतना बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट की जो आपकी यूनिट है इन्हें ध्यान में रखें, क्योंकि यूनिट अगर
थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। बस आज का